हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। हम मौलिक अधिकार के चैप्टर को पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकार के चैप्टर के तहत अपना अंतिम जो मौलिक अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका होना बाकी था। चूँकि बोर्ड के द्वारा जो मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी अपने सभी मौलिक अधिकार पढ़ लिए और एक मौलिक अधिकार पीछे बचा है, तो उस मौलिक अधिकार पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड की दृष्टिकोण से ही नहीं, लेकिन आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर आपके बीएसटीसी का एग्ज़ाम या आगे जो भी आप पीटीटी का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपके महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में मौलिक अधिकार के तहत जो 10वां वीडियो है वो अंतिम वीडियो आज है और इस पर अपन आज चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन संवैधानिक उपचार किस प्रकार से, यदि जो संविधान में आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का आपका हनन होता है तो उसको आप किस प्रकार से वापस प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जो है इस पर चर्चा की है। क्योंकि यदि आपको जो अधिकार दे गए हैं लेकिन अधिकारों के हनन पर उसको वापस प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर उन अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो आज की ये क्लास जो है वो इस पर डिपेंड है कि आप अधिकारों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो शुरू करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपन देखते हैं जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान का हृदय और आत्मा का है। तो ये सामान्य तौर पर सवाल आता है कि संविधान अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं ये जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 के 4 खंड हैं। अनुच्छेद 32 के 4 खंडों पर अपन देखते हैं कौन कौन सी बातें बताई गई है। अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में, यानी आपके मौलिक अधिकार है उसका हनन हो जाता है तो उसको किस प्रकार से आपके रक्षा के लिए प्रावधान किए गए। तो इन अनुच्छेद 32 के 4 क्लॉज को अपन देखते हैं। अनुच्छेद 32(1), यानी इसका अनुच्छेद 32 का जो खंड 1 है वो क्या कह रहा है। अनुच्छेद 32(1) सामान्य तौर पर ये कह रहा है ये मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए उन मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, नागरिक या जो भी व्यक्ति है तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ये FRN फंडामेंटल राइट्स, इनका हनन होता है, तो फिर अनुच्छेद 32(1) है वो इनको अधिकार देता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यावेदन, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, सामान्य भाषा में यदि बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। सामान्य से शब्दों में बात करें तो ये अनुच्छेद 32(1) है, ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये नागरिक या व्यक्ति को ये अधिकार की गारंटी देता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे होते हैं, तो अनुच्छेद 32(1) उनको अधिकारों की गारंटी देता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में समुचित कार्रवाई के लिए अभ्यावेदन या समावेदन या प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो ये प्रत्याभूत का मतलब होता है गारंटी। तो ये अनुच्छेद 32(1). अब अनुच्छेद 32 का जो खंड 2 है, अनुच्छेद 32 का खंड 2, ये अनुच्छेद 32 का जो खंड 2 है वो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सके, उसको आदेश देने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 32 का क्लॉज 1 ये कह रहा है कि नागरिक और व्यक्ति को क्या अधिकार है, उनको ये अधिकार, यदि आप FR का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का खंड 2 ये कह रहा है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको क्या अधिकार है कि वो ऐसे कौन से उसको अधिकार दिए गए ताकि वो मौलिक अधिकारों को सही तरीके से प्रवर्तन में ला सकता है। तो ये अनुच्छेद 32(2) है, ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रवर्तित कराने के लिए या उस अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है। देखो ये सर्वोच्च न्यायालय को
सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है। और क्या शक्ति देता है? 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब ये जो 5 प्रकार की रिट है, इसको अनुच्छेद 32 के 4 क्लॉज को पहले एक एक कर देते हैं। एक पढ़ लिया, दूसरा खंड पढ़ लिया, तीसरा और चौथा, 4 खंडों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में 5 प्रकार की जो रिट है उन पर अपन बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी रिट है। ये जो 5 प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट है। इन 5 प्रकार की रिट को जारी करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 32 के तहत। और जानकारी में आपको ये भी होगा कि अनुच्छेद 226 के तहत इन्हीं 5 प्रकार की रिट का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ में राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो ये हो गया अनुच्छेद 32 का क्लॉज 2। अब अनुच्छेद 32(3) क्या करा है? ये अनुच्छेद जो 32(3) है, ये संसद को शक्ति देता है। और संसद को शक्ति क्या देता है? ये जो अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार मिला हुआ है, इसका विस्तार कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय को जो 5 प्रकार की रिट जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 के खंड 2 के द्वारा, उन शक्ति को अन्य न्यायालयों को दे सकता है, यानी उसका विस्तार कर सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं संसद को शक्ति है, यानी ये जो रिट जारी करने की शक्ति है, ये रिट, ये संसद क्या कर सकती है? अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। ये संसद को शक्ति दी, अनुच्छेद 32 का खंड 3 संसद को शक्ति देता है कि वो अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। लेकिन यहाँ ये जो शब्द आया है अन्य न्यायालय, तो यहाँ अन्य न्यायालय के अंतर्गत आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ जो बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ अन्य न्यायालय में हाई कोर्ट शामिल नहीं होगा। और हाई कोर्ट शामिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत पहले से ही संवैधानिक प्रावधान है कि हाई कोर्ट को यही 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो यहाँ जो अन्य न्यायालय है, इन अन्य न्यायालयों में हाई कोर्ट को शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो 226 के तहत पहले से उसको अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गया अनुच्छेद 32 का जो क्लॉज 3 है। अब अनुच्छेद जो 32 है, इसका जो चौथा खंड है वो क्या कह रहा है? चौथा खंड ये कह रहा है कि संविधान में अन्य कहीं प्रावधान जब तक नहीं हो तब तक मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने की जो शक्ति है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इन लोगों को प्राप्त ये जो अधिकार मिले थे, यानी इसमें देखो 4 बातें थी। पहली जो बात थी नागरिक या व्यक्ति को ली थी, दूसरी जो बात थी वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए थी, तीसरी बात थी वो संसद के लिए। सामान्य तौर पर आपको ये याद रखना है। तो पहला अनुच्छेद 32 का पहला खंड नागरिक और व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का, तीसरा संसद को शक्ति है कि वो इन रिट की अधिकारिता को विस्तार कर सकती है, अन्य न्यायालयों को दे सकती है, और चौथा ये कह रहा है कि ये जो अधिकार आपको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है या फिर रिट जाने का अधिकार है, संविधान में जब तक अन्यथा कहीं प्रावधान नहीं हो तब तक ये जो अधिकारों की जो गारंटी है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी संविधान में अन्य कहीं प्रावधान नहीं, अन्य कहीं नहीं हो तब तक आपसे ये निलंबित या ये जो निलंबन या निलंबित नहीं किया जा सकता। नहीं, साधारण भाषा में समझे तो ये आपको जो अधिकारों की जो गारंटी दी गई है यानी न्यायालय में जाने की, तो ये जो अधिकार जिस भाग के जो है उसको जब तक अन्य प्रावधान या इसको निलंबित करने का या फिर उसको छीनने का जो भी प्रावधान नहीं हो तब तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान या इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 32 की 4 बातें। चारों बातों के बाद जो अनुच्छेद 32(2) है उसमें जो 5 प्रकार की रिट है उन 5 प्रकार की रिट पर अपन चर्चा कर लेते हैं। ये जो बात है इन अनुच्छेद 32 के बाद देखते हैं। अनुच्छेद 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अपन अनुच्छेद 33 पर भी चर्चा करेंगे, 34 पर भी करेंगे, 35 के, क्योंकि जो मौलिक अधिकार का जो चैप्टर था वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है
तो अपन 32, फिर 33, 34 और 35 सब पर चर्चा करेंगे। अब 5 प्रकार के रेट को देखते हैं एक एक करके। देखो, ये जो अनुच्छेद 32 का 2 है, ये रेट जारी करने का अधिकार देता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अब देखो, पहली जो रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इसको हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्ष रेट ये देते हैं भाई, एक तो ये कब जारी की जाती है और किसके विरुद्ध जारी की जाती है और कब जारी नहीं की जाती। 3 बातें देखें, कब जारी की जाती है, किसके विरुद्ध जारी की जाती है और किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाती। इसको 3 भागों में अपन समझेंगे। कब जारी की जाएगी, देखो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है कब जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी जो गिरफ्तार उसको किया गया या उसकी जो हिरासत है वो अवैध है, यानी किसी व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों के द्वारा या फिर किसी स्वयंसेवी संगठन के द्वारा किसी दायर याचिका, उसमें यदि ये है कि भाई अमुक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो उसके कहने पर जारी की जाएगी। किसके विरुद्ध जारी की गई? जिसने उसको अवैध रूप से हिरासत में लिया है। और जिसने उसको अवैध रूप से हिरासत में लिया है उससे ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, ताकि ये फैसला हो सकता है कि उसकी जो हिरासत है वो वैध है या फिर अवैध है। मोटे मोटे तौर पर यदि साधारण शब्दों में ये पूछा समझें, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सशरीर उपस्थित करना। पहले यहाँ मैं अर्थ लिख देता हूँ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, कब जारी की जाती है? व्यक्ति की अवैध हिरासत यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो उसके कहने पर, अब चूंकि यदि व्यक्ति नहीं जा पाता है तो उसके परिवार के सदस्य ये कर सकते हैं या फिर कोई स्वयंसेवी संगठन कर सकता है, लेकिन आधार होगा उसको लग रहा है कि यदि उसको अवैध हिरासत में लिया गया है। और न्यायालय क्या कहेगा? व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहेंगे। और उसमें न्यायालय क्या करेगा? हिरासत जो है, हिरासत की वैधता या अवैधता की जांच करेगा न्यायालय। ये देखो, यदि हिरासत है वो कानून सम्मत है या हिरासत में व्यक्ति को जो लिया गया है वो वैध है, तो फिर वो हिरासत में रहेगा। लेकिन यदि न्यायालय को ये लगता है कि व्यक्ति की जो हिरासत है वो अवैध है, तो उसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये हो गया, एक तो ये हो गया कब जारी की जाती है, किसके विरुद्ध जारी की जाती है, और न्यायालय उसकी वैधता की जांच करता है उसके समक्ष पेश करने पर। अब ये कब जारी नहीं की जा सकती या किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी, किसके या कब जारी नहीं की जाएगी, कब जारी नहीं की जा सकती। पहली चीज, यदि हिरासत वैध है, जिस व्यक्ति को तो लगेगा ही, भले वैध है या वैध, जिसको गिरफ्तार किया जाए उसको तो लगेगा, वो तो ये कहेगा कि मेरे को अवैध रूप से किया गया है। लेकिन यदि हिरासत वैध है, हिरासत इन व्यक्ति को वैध हिरासत है, तो उसको तो ये जारी नहीं की जा सकती है। अब यदि किसी व्यक्ति की जो हिरासत है वो न्यायिक अवमानना से संबंधित या विधानमंडल के या संसद के भी अवमानना से संबंधित है, ठीक है, अवमानना से संबंधित, न्यायिक अवमानना या विधानमंडल के अवमानना से संबंधित कोई मामला है, तो उसके विरुद्ध ये जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इसके तहत है। या फिर जो हिरासत है वो न्यायालय के अधीन है, तो उसके विरुद्ध उस कंडीशन में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं की जाएगी। तो ये जो आधार है, इन आधारों के आधार पर इसके साथ में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है वो जारी नहीं की जाती। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रेट है
परमादेश, परमादेश यानी मैंडामस। परमादेश जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश मैंडमस यानी शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि हम आदेश देते हैं, ये लैटिन शब्द है, तो हम आदेश देते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब परमादेश कब जारी किया जाता है? देखो परमादेश कब जारी किया जाता है? यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है और वो अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, या कर्तव्य के पालन की मनाही कर रहा है, या उसके प्रति उदासीनता बरत रहा है, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। तो कब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, ये ध्यान रखना। कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य जिस पद पर वो है उस पद में जो निहित दायित्व है उसके, उन दायित्वों को भली भांति वो नहीं कर रहा होता है, तो उसके विरुद्ध ये परमादेश जारी किया जाता है। और उससे पूछा जाता है कि भाई आप जिस पद पर कार्यरत है उस में पद में जो दायित्व है उन दायित्वों का आप अच्छे तरीके से निर्वहन करें। यदि आपसे निर्वहन नहीं हो रहा तो आप पद छोड़ दें। तो सीधी सी बात है, सार्वजनिक पदाधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध ये सार्वजनिक जो निगम हो गई है, सार्वजनिक पद पर जो भी कार्यरत व्यक्ति है उनके विरुद्ध जारी हो गया, और उनको रीज़न ये रहेगा ये वो कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे होते हैं। अब ये कब नहीं जारी की जाएगी इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ, कब या किसके विरुद्ध। अब ये जैसे राज्यपाल है या राष्ट्रपति है तो इनके विरुद्ध ये परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में यदि कोई पद है वो सार्वजनिक पद नहीं है तो सार्वजनिक पद और सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी की जाएगी, निजी व्यक्ति या पद के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। यानी एक तो देखो निजी व्यक्ति या निगम, निजी व्यक्ति या निगम के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति या जो राज्यपाल है इनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जाता है, राज्यपाल। या फिर ये देखो जिस पद पर कोई व्यक्ति है और ऐसा कार्य है जो उसके विवेकाधीन है, तो विवेकाधीन कोई कर्तव्य है तो विवेकाधीन कर्तव्य के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ विवेकाधीन कर्तव्य। यदि कोई कर्तव्य का अपन कह रहे हैं और कि निर्वहन नहीं करा और वो कर्तव्य यदि विवेक के अधीन है तो उसके लिए परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। या फिर कोई संविदात्मक कार्य है, संविदात्मक कार्य में भी ये जारी नहीं किया जाता है। तो साधारण सी चीज है, इस परमादेश में क्या समझना है? मैंडामास जिसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, कब जारी किया जाए? जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति या सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं करता तो किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी है कि ये किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जाएगा। निजी व्यक्ति या किसी निगम के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक पद होना चाहिए। विवेक के अधीन कोई भी कर्तव्य है तो उस कंडीशन में परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। और यदि कोई कार्य संविदात्मक कार्य है तो उस कंडीशन में ये जारी नहीं किया जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जो तीसरे प्रकार की जो रिट है, तीसरी रिट और जो चौथी है, बंदी प्रत्यक्षण हो गया, परमादेश हो गया। उसके बाद यदि देखें प्रतिषेध और उत्प्रेषण लिख, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, और उसके बाद आएगा प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार पर्चा। देखो इसको देखते हैं, परमादेश के बाद प्रतिषेध, ये प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और इसका अर्थ होता है मना करना। मना करना एक चीज टू द पॉइंट आपको देखना है।
प्रतिषेध जिसको अपन प्रोहिबिशन कहेंगे, और इसका होता अर्थ होता है मना करना। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मना करना। और मना किसको करना और कौन करेगा? तो ये जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख रिट है, ये दोनों उच्च अदालतों के द्वारा निम्न अदालतों को जारी किया जाता है। एक चीज़ ये देखना है कि उच्च अदालत जारी करती है किनको? निम्न अदालतों को। अब क्यों जारी करती है? तो ये रहता है कि निम्न अदालत अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई कर रही होती है। यदि कोई निम्न अदालत अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई हो रही है तो वो ये जारी करेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये हो गया उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालतों को जारी की जाती है। और क्यों जारी की जाती है? क्यों जारी की जाती है? इसका रीज़न ये होगा कि वो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई हो रही हो तो की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी है कि आप क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहे हैं और वो सुनवाई हो रही है, और वो मामला क्या होना चाहिए? मामला या मामले की सुनवाई चल रही है। यानी मामला था तो क्षेत्राधिकार के बाहर का, लेकिन मामले की जो अभी हियरिंग है, सुनवाई हो रही है, उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो फिर क्या होता है कि उच्च अदालत निम्न अदालत को इस रेट जारी कर दी प्रतिषेध, और वो ये कहते हैं कि आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो आपके क्षेत्राधिकार का नहीं है और आप इसको तुरंत प्रभाव से रोक दें। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मामले की सुनवाई नहीं को। ये हो गया। आगे देखते हैं प्रतिषेध के बाद में अपन चर्चा करते हैं उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख सर्स्योरी। सर्स्योरी प्रमाणित करना, और जिसको अपन इसका यदि देखेंगे उत्प्रेषण का मतलब हिंदी में यदि देखेंगे तो ऊपर, उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना। ठीक है, और यहाँ जो सर्स्योरी प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट दोनों चीजें आपको ये देखना है कि ये उच्च अदालत होगी वो निम्न अदालत को जारी करेगी। प्रतिषेध भी उच्च अदालत निम्न अदालत को जारी करती है, उत्प्रेषण लेख भी उच्च अदालत निम्न अदालत को जारी करती है। दोनों ही कब जारी की जाती है? जब दोनों क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये रहेगा कि ये जो प्रतिषेध रिट है, जब क्षेत्राधिकार के बाहर के मामले की सुनवाई चल रही है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए ये जारी किया जाता है। इसमें ये होता है कि मामले जो भी है क्षेत्राधिकार के बाहर का था, लेकिन उस मामले पर निर्णय हो गया, मामले पर निर्णय हो गया, तो फिर ये क्या किया? उत्प्रेषण लेख रिट जारी की जाती है और उस मामले में जो निर्णय हो गया उसको खत्म करने के लिए, उसको अवैध करने के लिए, जो क्योंकि मेरे क्षेत्राधिकार कोई मामला था नहीं और वो फिर भी मैंने उसको निर्णय दे दिया, तो फिर वो मेरा निर्णय मान्य नहीं रहेगा, वो उच्च अदालत देगी कि उसके ऊपर कैसे करना है। तो ये मामला तो सेम रहेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ उच्च अदालत। उच्च अदालत किसको जारी करती है? निम्न अदालतों को। ठीक है, कब करती है? ये सेम रहेगा जब मामला क्षेत्राधिकार के बाहर हो, दो चीज देखनी, एक मामला क्षेत्राधिकार के बाहर हो, मामले की सुनवाई पूर्ण हो गई है, मामले की सुनवाई पूर्ण हो गई है, और एक इसमें ये भी आता है कि कोई लंबित मामले है, लंबित मामले क्षेत्राधिकार में तो है लेकिन लंबित मामले हैं, तो इन लंबित मामलों के संबंध में भी ये रिट जारी किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो दो रिट है, इन दोनों रिटों में इस प्रकार से आ सकता है कि इन दोनों रिटों में समानता क्या और असमानता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश प्रतिषेध
और उत्प्रेषण लेख। तो इसमें तो समानता असमानता ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें एक है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख में समानता ये रहती है कि इन दोनों में ये उच्च अदालत के द्वारा निम्न अदालतों को जारी की जाती है, ये भी उच्च अदालत के द्वारा निम्न अदालत को जारी की जाती है। पहली समानता ये। दूसरी इसमें समानता ये है, ये भी क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों के संबंध में होता है, ये भी क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों के संबंध में होता है। लेकिन इसमें बड़ा अंतर ये है कि ये प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण जो रिट है, प्रतिषेध रिट जब मामले की सुनवाई चल रही होती है, अंतिम निर्णय नहीं आया हुआ, उस कंडीशन में ये जारी की जाती है। यानी सुनवाई चल रही है लेकिन ये सुनवाई हो गई है, मामले पर अंतिम निर्णय हो चुका है, तो उस कंडीशन में ये जारी की जाती है। तो ये हो गया चारों रिट है। और उसके बाद में एक और जो अंतिम रिट थी उसको भी अपन देख लेते हैं, और वो थी क्या, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसको अपन यदि कहें को वारंट हो, या पूरा आ नहीं रहा है, को वारंट। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा जो रिट है वो कब जारी की जाती है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह योग्य है ही नहीं, यानी किसी ऐसे सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लेता है जिसके पास उसकी योग्यता है ही नहीं, तो उस कंडीशन में अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। और उसकी पद, जिस पद पर वो व्यक्ति, जिस पद को उसने प्राप्त किया है, वो उसके योग्य था या फिर नहीं है, तो उसकी योग्यता की वैधता या अवैधता की जांच की जाती है। देखो, किसी ऐसे पद को प्राप्त करना जिसके लिए क्या नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो उस योग्यता की जांच की जाएगी कि जिस व्यक्ति जिस पद पर है, उस पद को उसने जो प्राप्त किया है, उस पद के लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता है या फिर नहीं है, उस पद के लिए जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत उसको चुना गया है या फिर नहीं है, या फिर वो जिस पद पर है उस पद पर जो कार्य कर रहा है या उस पद की जो शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, वो शक्तियाँ उस पद में निहित है या फिर नहीं है। आप किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहे हो लेकिन आप उच्च पद के कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं, उस पद की शक्तियों को ले रहा है, तो वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है, इन सब को देखा, यानी योग्यता देखी जाती है। ठीक है, उस सब जो आप शक्ति का प्रयोग करें उसको देखा जाता है, और आपकी जो जिस पद पर आप पहुँचे या जिस पद को आपने प्राप्त किया, उस पद पर आपने नियुक्ति का जो तरीका था वो वैध था या फिर नहीं था, उस कंडीशन में अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। यानी कि किसी ऐसे पद को कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो उस कंडीशन में ये रिट जारी किया जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर पांचों प्रकार की रिट हो गई। एक शब्दों में या एक ही देखें तो बंदी परीक्षा में बंदी बनाए गए व्यक्ति की हिरासत से संबंध में होता है, उसको लगता है कि उसको अवैध रूप से हिरासत में लिया गया तो जारी किया जाता है। परमादेश, यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। प्रतिषेध, उच्च अदालत निम्न अदालत को जारी करती है और वो अपने क्षेत्राधिकार के मामले की बाहर सुनवाई कर रही होती है, तो उस कंडीशन में। उत्प्रेषण भी क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई कर रही होती है न्यायालय, और वो उच्च अदालत निम्न अदालत को जारी करती है, लेकिन इसमें मामले पर क्या हो गया है, निर्णय हो चुका होता है तो जारी की जाती है, और इसमें मामले की निर्णय चल रहा है। और यहाँ किसी पद को अवैध तरीके से यदि प्राप्त कर लेते हैं उसकी पद की योग्यता की जांच की जाती है। तो ये देख सकते हो एक इस बार में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 को पढ़ा, और अनुच्छेद 32 में अपने पहले उसके चारों खंडों को पढ़ा, और फिर अनुच्छेद 32 की जो दूसरा खंड था उसमें सर्वोच्च न्यायालय को जो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार जो दे रखे थे, वो आप जो बोर्ड पर अब देख रहे हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये इन 5 रिटों का आपने अर्थ समझाया, कब जारी की जाती है, कब जारी नहीं की जा सकती है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है। अब थोड़ा अपन उन पर भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 के बाद में 33, 34, 35 पर। अब देखो अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या संसद को शक्ति देती है? अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देती है कि वो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल,
खुफिया एजेंसियों में लगे जो लोग हैं वो, या फिर इन सेना के अंतर्गत जो अन्य काम करने वाले जो भी लोग हैं, या इन सैन्य बलों के कार्य करने के लिए जो दूरसंचार प्रणाली है, उन दूरसंचार प्रणाली में जो लगे लोग हैं, इन सब लोगों के अधिकारों में संसद कटौती कर सकती है। और ये शक्ति दी है अनुच्छेद 33 के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सशस्त्र बलों में लगे लोगों के अधिकारों में कटौती से संबंधित, ये आप देख सकते हैं। एक ही शब्द देखें तो सशस्त्र बलों के अधिकारों में कटौती, और ये शक्ति किसको है? संसद। ये संसद ऐसा कर सकती है विधि बना करके। देखो सशस्त्र बल, देखो यहां मैं देख लेता हूं, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां जो भी है, खुफिया जो भी एजेंसियां हैं, इन खुफिया एजेंसियों में जो भी लगे लोग हैं, इनके अधिकारों में संसद कटौती कर सकती है। रीज़न ये है क्योंकि इनके अधिकारों में यदि कटौती नहीं की, इनको यदि प्रेस की स्वतंत्रता दे दी, इनको यदि संगठन बनाने की अधिकार दे दिया, तो देश की जो एकता अखंडता है, जो लोक व्यवस्था है, उस लोक व्यवस्था को आप सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की एकता से संबंधित मामला है, देश की अखंडता का मामला, देश की रक्षा का मामला है। इसलिए संसद को ये अधिकार है कि वो सशस्त्र बलों में लगे लोग, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, और इसके साथ साथ में ये जो सब सशस्त्र बल है, इनको अपना काम करने के लिए जो इनके अलग से एक दूरसंचार प्रणाली होती है, तो उस दूरसंचार प्रणाली में जो लगे हुए लोग हैं, उनके अधिकारों में भी कटौती कर सकती है। ठीक है, दूरसंचार प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली, ये सामान्य दूरसंचार प्रणाली नहीं है। ये जो दूरसंचार प्रणाली है वो या इनको कार्य करने के लिए जो दूरसंचार प्रणाली की जो स्थापित की गई है, उनमें लगे लोगों के अधिकारों में कटौती कर सकती है। दूसरा ये भी देखना है कि सेना के अंदर जो सशस्त्र बल है या सैन्य बल है, तो सेना के अंदर अन्य जो भी काम कर रहे हैं, यानी सशस्त्र बल और रक्षा का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत या सशस्त्र बलों के अंतर्गत जो अन्य काम करने वाले जो लोग हैं, उनके भी अधिकारों को कटौती की जा सकती है। यानी कि जैसे सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत नाई का काम करने वाले लोग होते हैं, धोबी का काम करने वाले लोग होते हैं, बावर्ची होते हैं, ठीक है, बढ़ई होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो अन्य काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के अधिकारों में भी कटौती कर सकते हैं। यानी अन्य लोग, सेना में काम करने वाले अन्य लोग, जो भी अन्य लोग हैं, ठीक है, जैसे नाई है, धोबी है, बावर्ची है, बढ़ई है, या जो सफाई करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के अधिकारों में भी संसद कटौती करती है। यानी मोटे मोटे तौर पर ये कहें तो अनुच्छेद जो 33 है, वो अनुच्छेद 33 संसद को ये अधिकार देता है कि वो विधि बना करके इन सशस्त्र बलों में लगे लोगों के अधिकारों में कटौती कर सकती है। यानी इसके लिए संसद ने, देखो अभी देखें, सैन्य के यदि आप बात करें तो सरकार ने जो भी विधियाँ बनाई है, सैन्य अधिनियम बनाया, सैन्य अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पुलिस बल अधिनियम, पुलिस बल अधिकारों का निषेध अधिनियम, ये अधिकारों का निषेध अधिनियम 66 के आसपास बनाया था। यानी इस प्रकार के ये अधिनियम बनाए गए ताकि इन सशस्त्र बलों में
अनुशासन बना रहे, इसके लिए संसद को ये अधिकार दिया और संसद इन अधिकार के तहत इन अधिनियमों की काम बढ़ाए। अब देखो अनुच्छेद 33 के बाद में अपन देखते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद जो 34 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 34 का उसमें मार्शल या सैन्य विधि से संबंधित जो शासन है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। या जिसको अपन यदि कहें तो सैन्य विधि, साधारण भाषा में कहें तो सैन्य विधि। अनुच्छेद 34 देश के ऐसे भाग या ऐसे क्षेत्र जिस क्षेत्र में सैन्य विधि या मार्शल लॉ लागू है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी जिस क्षेत्र में, और मार्शल लॉ वैसे लागू होता क्यों है, तो जिस क्षेत्र में सामान्य जो एजेंसी है वो कानून व्यवस्था को नहीं बना पा रही होती है या कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो उस कंडीशन में होता है। तो उस कंडीशन में अधिकारों की कटौती होगी या नहीं होगी, या उस कंडीशन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था रहेगी, उसके संबंध में ये अनुच्छेद 34 अधिकार देता है। और ये संसद को ये अधिकार देता है कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर मार्शल या सैन्य विधि लागू है तो उसके तहत उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो भी सैन्य विधि के तहत कोई आदेश या दंडादेश जारी हुए हैं और उनके द्वारा यदि एफआर का उल्लंघन हुआ है, यानी मौलिक अधिकारों का किसी का उल्लंघन हुआ है, तो संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको विधि बना करके वैध घोषित कर सकता है। क्योंकि जो काम किए गए हैं या उस कार्य के लिए जो भी आदेश जारी किए गए या जो भी दंडादेश जारी किए गए, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उस व्यवस्था को वापस सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, उसके लिए काम किया जा रहा है, व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये किया जा रहा था। तो ये देखो, यदि कोई ऐसा सैन्य विधि द्वारा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए या संचालित करने के लिए, सुचारू संचालन के लिए कोई आदेश या दंडादेश जारी हुआ है, कोई आदेश या दंडादेश जारी हुआ है, और इस आदेश या दंडादेश से यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो क्या करती है, ये संसद को अधिकार देता है कि संसद उन्हें क्या कर सकती है, वैध घोषित कर सकती है, वैध घोषित कर सकती है। तो सीधा सा है कि मार्शल लॉ जिस क्षेत्र में लागू है और उस क्षेत्र के अंतर्गत मार्शल लॉ या सैनिक विधि के तहत यदि कोई आदेश दंडादेश जारी हुआ और इससे यदि किसी का अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। संसद उस आदेश या दंडादेश या उसके तहत जो भी काम हुए हैं उसको विधि बना करके वैध घोषित कर सकती है, ये अनुच्छेद 34 कहता है। अब अपन लास्ट अनुच्छेद पर देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के तहत, और अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 35 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि कुछ जो भी विधियां हैं, कुछ जो मौलिक अधिकार है, आपने पढ़ा होगा जो मौलिक अधिकार है, तो उसमें से कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जिसको और ज़्यादा प्रभावी तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं, तो उनके लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। इसको ये हेडिंग में लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रावधानों को प्रभावी रूप से, यहाँ प्रावधान यानी अनुच्छेद भाग 3 के कुछ प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति, संसद को विधि बनाने की शक्ति। यहाँ अपन ये देखेंगे कि इसमें संसद को कौन कौन से भागों पर या कौन कौन से जो आर्टिकल है उनको विशेष तौर से और ज़्यादा प्रभावी तरीके से स्थापित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। देखो इसके अंतर्गत यदि अपन देखें एक एक करके, अनुच्छेद 16 का भाग 3, अनुच्छेद आपने पढ़ा था 32 का भाग 3,
अनुच्छेद जो भी 33 पढ़ा था सैन्य विधियों सशस्त्र बलों के अधिकारों में कटौती से संबंधित, और अनुच्छेद जो 34 पढ़ा था मार्शल लॉ से संबंधित, और इसके साथ साथ में इन जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों में ऐसे अधिकार जिसका उल्लंघन करने पर उसको मतलब दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो ऐसे जो आर्टिकल है उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति भी संसद को दी गई है। और वो 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद है 17 और एक अनुच्छेद है 23। यानी ये कैसे है, दंडनीय अपराध, जिनको दंडनीय अपराध घोषित किए गए। तो ये जो ऐसे अनुच्छेद है, इन अनुच्छेद के संबंध में विधि बनाने की अधिकार है वो किसको है, संसद को है। देखो अनुच्छेद जो 13(3) था वो निवास के आधार पर भेदभाव, निवास के आधार पर भेदभाव की छूट देता है, और अनुच्छेद 16 का जो खंड 3 है वो ये साफ साफ रूप से शक्ति देती है कि आप निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद होगी, राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्राप्त नहीं है। तो कहने का मतलब आप निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। आपने अनुच्छेद 32 का जो क्लॉज 3 पढ़ा था उसमें यह था कि संसद 5 प्रकार की जो रिट है उन रिट जारी करने का जो अधिकार है वो और अन्य न्यायालयों को दे सकता है। तो उसके संबंध में ये जो रिट संसद है वो रिट जारी करने का जो मामला था वो अन्य न्यायालयों को दे सकती है। तो इसके संबंध में ये जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 33 ये जो सशस्त्र बलों के अधिकारों में कटौती है के अधिकारों में कटौती, इसके संबंध में भी विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ये भी अपन ने अभी पढ़ा था, सैन्य विधि से संबंधित, यानी किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है या फिर जिसको अपन कह सकते हैं साधारण भाषा में मार्शल लॉ से संबंधित, तो उसके संबंध में उस के तहत जो भी कार्य हो रहा है उसके संबंध उसको वैध घोषित करने के लिए विधि बनाने की बात है। और अनुच्छेद जो 17 है इसको भी आपने पहले पढ़ चुके हैं, यह अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में अस्पृश्यता का अंत है। तो इसके संबंध में भी विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 संसद को देता है। और ये जो अनुच्छेद 23 अपने पढ़ा था, अनुच्छेद 23 और 24, तो अनुच्छेद जो 23 था उसमें मानव के दुर्व्यापार, वह बलाश्रम से संबंधित है, दुर्व्यापार व बलाश्रम का निषेध किया गया है। यानी ये जो प्रावधान है इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35, यानी कुछ ऐसे प्रावधान यानी अधिकारों के जो प्रावधान है उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। तो ये मोटे मोटे तौर पर अपने चर्चा की संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बाद में 32, 33, 34 और 35 इन पर भी चर्चा की। तो अपने मौलिक अधिकार को जो चैप्टर था वो 10 वीडियो के माध्यम से पूर्ण होता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये जो अधिकार था या ये जो टॉपिक था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको सामान्य जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ में बोर्ड के विद्यार्थी नहीं पढ़ते लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो मौलिक अधिकार का चैप्टर अपने पूर्ण होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।